प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रथम भाग जो है इतिहास, जो कि इस बार नया पाठ्यक्रम इतिहास का लिया गया है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सामाजिक विज्ञान का जो पहला भाग इतिहास है वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसका जो पहला चैप्टर है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इससे पहले पुराने पाठ्यक्रम में था जो फ्रांस की क्रांति, उसको बदल करके इतिहास का नया पाठ्यक्रम में जो पहला चैप्टर है जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है वो है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसके लिए ये पुस्तिका विमोचन की गई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो इसके बारे में हम पहला चैप्टर आज प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए। इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो है भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं बौद्धिक आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन स्थापित था, अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर स्थापित था, तो उस समय हमारे समाज में अनेकों बुराइयाँ फैली हुई थी। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए अनेकों आंदोलन चलाए। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलनों का उदय एवं विकास हुआ, क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में सती प्रथा जैसी, मूर्ति पूजा, अशिक्षा, अंधविश्वास, असमानता, जाति प्रथा, छुआछूत या कर्मकांड आदि जैसी अनेकों बुराइयां समाज में व्याप्त थी, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग लेकर ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में आई और धीरे धीरे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर उसने कब्जा कर लिया और हमारे देश पर शासन स्थापित कर लिया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे या ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार जोर शोर से भारत में शुरू कर दिया। अर्थात कहने का अभिप्राय है भारतीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। लेकिन जब ईसाई धर्म के लोग भारतीय लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे ईसाई धर्म अपनाने के लिए, तो अनेकों भारतीय समाज सुधारकों ने देखा कि हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर गए हैं, तो उन्होंने भी अनेकों जो हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए या भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए अनेकों आंदोलन किए। उन आंदोलनों के जो प्रवर्तक थे, जो मुखिया थे, उनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले आदि ने अनेकों संस्थाएं स्थापित की और अनेकों आंदोलन किए। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की सन 1828 में स्थापना की और उसके माध्यम से समाज में स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया और पर्दा प्रथा का अंत किया। अनेकों ऐसे कार्य किए जिससे समाज में जागृति पैदा हो। इसी प्रकार महर्षि दयानंद द्वारा सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। इसी प्रकार सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई और प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अर्थात कहने का अभिप्राय है इन समाजों के माध्यम से समाज में अनेकों आंदोलन चलाए गए और लोगों को जागृत किया गया और लोगों में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में, ये 19वीं शताब्दी की बात है, 20वीं शताब्दी में इसी कार्य को आगे किन्होंने बढ़ा? महर्षि अरविंद ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता के माध्यम से नारायण गुरु एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचित जातियां या निम्न जातियों के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए और समाज में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अगला प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की और कहाँ की, या ब्रह्म समाज के कौन कौन से कार्य थे।
समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, कुप्रथाएं फैली हुई थी, तो ब्रह्म समाज एक आंदोलन शुरू हुआ राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक ईश्वर का समाज। ब्रह्म समाज का जो शाब्दिक अर्थ माना है एक ईश्वर का समाज। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक भारत के उच्च कोटि के समाज सुधारक थे, अर्थात भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि समाज में जो कुरीतियाँ कुप्रथाएं फैली हुई थी उनके विरोध में सबसे अग्रणीय राजा राम मोहन राय थे, उनके सुधार करने के लिए। तो ब्रह्म समाज के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए या ब्रह्म समाज जो आंदोलन था उसके क्या उद्देश्य थे उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था या जो मुख्य कार्य ब्रह्म समाज आंदोलन के द्वारा किया गया या ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया वो था सबसे पहले सती प्रथा का अंत। सती प्रथा, जब भी किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो ऐसी जो प्रथा थी भारतीय समाज में उच्च जातियों में पाई जाती थी, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसका कड़ा विरोध किया, उग्र विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक पत्र जारी किया और सती प्रथा निरोधक अधिनियम भी पारित किया 1829 में, जिसके तहत सती प्रथा का अंत हुआ। कहने का अभिप्राय, समाज में फैली सती प्रथा कुप्रथा का विरोध करने वाले भारतीय राजा राम थे। इन्होंने सती प्रथा का इतना तीव्र या उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को एक पत्र जारी करना पड़ा और सन 1829 में सती प्रथा को पूर्ण रूप से रोक दिया गया, अर्थात रोक लगा दी गई। और इसके अलावा सन 1829 में ही सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया। दूसरा कार्य जो ब्रह्म समाज आंदोलन के द्वारा किया गया, ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया, नारी दशा में सुधार, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए भी राजा राम मोहन राय ने अनेकों कार्य किए। जैसे 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियां इतनी दयनीय थी या निम्न थी, उन्होंने नारी पर होने वाले अत्याचारों का भी पूर्ण रूप से विरोध किया और स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य किए, सबसे पहला कार्य क्या किया? नारी शिक्षा पर बल दिया, यानी कि स्त्रियों को पढ़ाने का कार्य किया, लड़कियों को पढ़ाने का कार्य किया या शिक्षा पर बल दिया। दूसरा, पर्दा प्रथा का अंत किया और तीसरा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, अर्थात जो विधवा हो जाती थी उसका दोबारा से विवाह करने का प्रोत्साहन किया। बाल विवाह या बहुविवाह, बाल विवाह यानी कि अल्पायु में किया हुआ विवाह या छोटी आयु में किया हुआ विवाह। बहुविवाह एक समय में एक से अधिक विवाह करना। बहुविवाह प्रथाओं को भी राजा राम मोहन राय के आंदोलन के द्वारा या उनके प्रयासों के द्वारा बाल विवाह को भी और बहुविवाह को भी समाप्त किया गया। उन्होंने स्त्री पुरुष के अधिकारों में भी समानता पर बल दिया। पुरुष जिस प्रकार पुरुषों को समाज में अधिकार प्राप्त थे, उसी प्रकार महिलाओं को भी ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। इस पर भी राजा राम मोहन राय ने बल दिया। तो इसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा का भी विरोध किया, क्योंकि भारतीय समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से घृणा करता था, अर्थात उस जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से घृणा करते थे, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। तो राजा राम मोहन राय ने जब कहा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो इसीलिए जो भारतीय समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो जाति प्रथा है वो समाज को संकीर्ण नहीं बनाती, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ाती है, अर्थात एक जाति दूसरी जाति से दूरियां बढ़ाती है। तो उन्होंने इसीलिए जाति प्रथा का विरोध किया और समाज में समानता लाने का प्रयास किया। उसके पश्चात
अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने इसीलिए बार बार अंग्रेजी सरकार से भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं के खोलने की अनुमति मांगी या अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापना करने का आग्रह किया। तो इसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने देश में जागृति पैदा करने के लिए अनेक समाचार पत्रों का या पत्रिकाओं का विमोचन किया या उनका प्रकाशन किया। वो क्या थे कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी में, बंगला में, उर्दू में अनेकों समाचार पत्रों को प्रकाशित किया लोगों को जागृत करने के लिए। इसीलिए उन्हें पत्रकारिता का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मानिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों को प्रकाशित किया और उनका संपादन किया। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में जागृति पैदा करने के लिए अनेकों कार्य किए और उन्हीं कार्यों को लेकर समाज में सुधार भी हुए। हमारा अगला टॉपिक है आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, और आर्य समाज के कौन कौन से कार्य थे या आर्य समाज के क्या उद्देश्य थे आर्य समाज आंदोलन चलाने के। तो इससे पहले हमने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और उसके क्या उद्देश्य थे, क्या कार्य के बारे में वर्णन किया। अब हम कर रहे हैं आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की। तो आर्य समाज एक सुधार आंदोलन था। जिस प्रकार ब्रह्म समाज एक सुधार आंदोलन था, इसी प्रकार आर्य समाज भी एक सुधार आंदोलन था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी महर्षि देवदयानंद ने सन 1875 में मुंबई में की थी। उनके जो गुरु थे विरजानंद जी, उनकी प्रेरणा से ही आर्य समाज आंदोलन चला और आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज, यह आंदोलन जो था, ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया था इस आंदोलन के माध्यम से। तो यह आंदोलन समाज में सुधारों को प्रारंभ करने के लिए हुआ था। इन्होंने अंधविश्वासों, कर्मकांडों का भरपूर विरोध किया था, उग्र रूप से विरोध किया था ताकि समाज में सुधार हो सके। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, आर्य समाज के माध्यम से ही, आर्य समाज आंदोलन के माध्यम से हरिद्वार में पाखंडों के प्रति पाखंड खंडित पताका फहराकर कर्मकांडों के समर्थकों को शास्त्रार्थ में हराया था, उनका विरोध किया था, उनको हराया था। तो आर्य समाज जो है छुआछूत, जातिवाद का भी विरोध करता। छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता की भावना, जिससे पहले हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उन 4 वर्णों के आधार पर ही समाज में छुआछूत की भावना पाई जाती थी। लेकिन वर्ण कर्म पर आधारित थे, लेकिन वर्ण को ऊंच नीच के आधार पर समाज को विभाजित करने का काम पाखंडियों ने किया था। लेकिन छुआछूत, जिसके छूने मात्र से ही उच्च जाति का या उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने आप को अछूत मानता था और अपने आप को शुद्ध करने के लिए अनेकों हवन और यज्ञों का आयोजन करता था। इसी प्रकार जातिगत जो भेदभाव पाया जाता था, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति के साथ घृणा की दृष्टि से उसको देखता था। ऐसी जो भावना थी, ऐसा जो भेदभाव था, उसका भी आर्य समाज ने डटकर विरोध किया था। उसके बाद आर्य समाज के माध्यम से स्त्रियों और शूद्रों, जैसे मैंने अभी बताया 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता, शूद्र वर्ण के लोगों को निम्न माना जाता, ऐसी मिथ्या थी। लेकिन आर्य समाज क्या चाहता था कि स्त्रियों और शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उनको भी समानता का अधिकार समाज में मिले। इसीलिए वैदिक सिद्धांतों के आधार पर इनको, स्त्री और शूद्रों को वैदिक सिद्धांतों के आधार पर भी समानता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी विचारधारा आर्य समाज की थी। उसके बाद आर्य समाज का जो ग्रंथ था उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसका क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आर्य समाज के जो सिद्धांत थे सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से उसका प्रचार और प्रसार किया गया। उसके बाद आर्य समाज चाहता था कि देश में जितनी भी व्यापक बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए महर्षि देवदयानंद ने सामाजिक सुधार लाने के लिए मूर्ति पूजा का खंडन किया, कर्मकांडों का खंडन किया, पुरोहितवाद यानी कि ब्राह्मणवाद का खंडन किया और कहा कि वेदों की ओर लौटो, तभी समाज में सुधार हो सकता है। उसके बाद है शुद्धि आंदोलन।
हिंदू धर्म के आर्य समाज ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन से क्या अभिप्राय है कि जो हिंदू धर्म के लोग थे या अनुयायी थे, वो हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को उन्होंने अपना लिया था। अर्थात हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियाँ या कुप्रथाएँ फैल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ा और दूसरे धर्म में वो चले गए, अर्थात दूसरे धर्म के अनुयायी वो बन गए। लेकिन आर्य समाज ने इसको, जो लोग दूसरे धर्मों में गए थे उनको वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया, और उसके परिणाम स्वरूप ही बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग जो पहले दूसरे धर्मों में गए थे वो वापस हिंदू धर्म में आ गए। उसके पश्चात आता है वर्ण भेद का विरोध। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 भागों में विभाजित किया गया था, सिर्फ व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन पाखंडियों ने या पुरोहितवाद ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म के आधार पर उसको विभाजित किया गया था, तो उसे ऊंच नीच के आधार पर उन्होंने समाज को विभाजित कर दिया। ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया और उसका कार्य था समाज में शिक्षा प्रदान करना, क्षत्रिय समाज को सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य व्यापार संबंधी समस्याओं को सुलझाना या कृषि व्यवसाय को करना, और शूद्र वर्ण को निम्न माना गया और इन तीनों वर्णों की सेवा करने का दायित्व तो शूद्र वर्ण को दे दिया गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था में क्या था कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया था। इसी के अनुसार आर्य समाज के आंदोलन के माध्यम से इस वर्ण भेद का उन्होंने विरोध किया और यह कहा गया कि समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि सभी समान हैं। उसके पश्चात आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध किया। यानी कि पहले क्या होता था, हिंदू धर्म में बाल विवाह अधिक प्रचलित थे, अल्प आयु में विवाह करना ही बाल विवाह कहलाता है। तो आर्य समाज ने बाल विवाह का भी विरोध किया। पहले समाज में बाल विवाह क्यों होते थे? क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य के जो लोग थे या मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, हिंदू धर्म की लड़कियों को उठा करके ले जाते थे और उनके साथ विवाह कर लेते थे। हिंदू धर्म के लोग अपनी रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपनी बच्चियों का या अपने बच्चों का विवाह कर देते थे। इसीलिए आर्य समाज ने इसका विरोध किया और बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद आर्य समाज ने ही विधवा पुनर्विवाह पर भी बल दिया, अर्थात उसको प्रोत्साहित किया। जब किसी भी लड़की का पति मर जाता था, उसके बाद उसे आजीवन विधवा रहना पड़ता था। इसका विरोध आर्य समाज ने किया और उसका दूसरा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्य समाज के माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार भी बढ़ा। स्वामी दयानंद का मानना था कि मानव का विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम जो मार्ग है वो शिक्षा है, और इसीलिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की, जैसे गुरुकुल हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी और डीएवी संस्थाएं स्थापित की। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।